लगभग 10 साल बीत चुके थे जब डर्जलीज ने अपने भतीजे को सीढ़ियों पर पाया था। लेकिन प्राइवेट ड्राइव में शायद ही कुछ बदला था। सुबह का सूरज उसी सुंदर बगीचे पर उगाया और दरवाजे के ऊपर लगा पीतल का चार झकमगा उठा। दरवाजे के उस पार जाए तो वही लिविंग रूम सामने आता है जहां उस रात मिस्टर डर्जली ने उन भयानक उल्लुओं के बारे में खबरें सुनी थी। सिर्फ ताक पर रखी तस्वीरों से ही वक्त का पता चल रहा था। आज से 10 साल पहले किसी रंगीन टोपी पहने बॉल जैसे किसी चीज की तस्वीर वहां पे हुआ करती थी। लेकिन डडली अब बड़ा हो चुका था और अब उन तस्वीरों में एक बड़ा सा सुनहरे बालों वाला लड़का दिखता था। पहली बार साइकिल पे सवार, मेले में सवारियों पे सवार, कंप्यूटर पे अपने पापा के साथ गेम खेलते हुए और अपनी माँ के बाहों में। देखने से पता ही नहीं चलता था कि उस घर में एक और बच्चा भी था, लेकिन हैरी पॉटर वहां था। फिलहाल सो रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। आंट पेटूनिया अब जग चुकी थी और उनकी तीखी सी आवाज से ही इस घर में दिन की शुरुआत होती है। उठो जल्दी, अभी। हैरी जाग उठा। उसकी आंट ने फिर से दरवाजा खटखटाया। उठ जा। वो दबी सी आवाज में चिल्ला उठी। हैरी के कानों में उनके किचन की तरफ जाते हुए पैरों की आवाज आई और फिर तवे को चूल्हे पर रखने की आवाज आई। हैरी अंगड़ाइयां लेते हुए अपने उस सपने को याद करने की कोशिश कर रहा था जो वो अब तक देख रहा था। ये एक खूबसूरत सपना था जहां एक उड़ने वाला मोटरसाइकिल भी था। उसे लगा उसने ये सपना पहले भी देखा था। आंट पेटूनिया दरवाजे पर खड़ी थी। उठ गए कि नहीं? उन्होंने पूछा। हाँ, उठ गया। तो जल्दी बाहर आओ, तुम्हें इन बेकन्स को संभालना है। और ध्यान रहे, इस बार उन्हें जलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे अपने डडली के बर्थडे के लिए सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ओह, क्या कहा? आंट पेटूनिया ने दोबारा से दरवाजा जोर से खटखटाया। कुछ नहीं। डडली का जन्मदिन वो भूल भी कैसे सकता था। हैरी धीरे से बिस्तर से उठा और अपने मोजे ढूंढने लगा। उसे एक जोड़ी मोजे बिस्तर के नीचे से मिले और एक मकड़ी को अंदर से निकालने के बाद उसने उन्हें पहन लिया। हैरी को ऐसे मकड़ियों की आदत सी थी क्योंकि सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा उनसे भरा हुआ था और हैरी वही सोता था। हैरी कपड़े बदल के किचन में चला आया। टेबल डडली के बर्थडे प्रेजेंट से भरा हुआ था। शायद एक नया कंप्यूटर मिला था उसे। देखा जाए तो एक और नया टेलीविजन और एक नया रेसिंग बाइक भी मिला था उसे। आखिर डडली को एक नया बाइक क्यों चाहिए होगा? ये हैरी के लिए काफ़ी अजीब था क्योंकि मोटे डडली को एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ, पर अगर मुक्केबाजी जैसी कोई एक्सरसाइज हो तो वो अलग बात है। डडली के लिए हैरी को पीटना ही सबसे मज़ेदार गेम था, पर कभी कभी हैरी हाथ में नहीं आता था। देखने में चाहे वो जैसा भी लगे, पर हैरी था बड़ा ही तेज। हो सकता है उस अंधेरे कमरे में ज्यादा वक्त गुजारने की वजह से, पर हैरी अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से काफी छोटा और पतला दिखता था। वो और भी छोटा दिखता था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए सिर्फ डडली के कपड़े होते थे और डडली आकार में उससे 4 गुना बड़ा था। हैरी एक पतली सी शक्ल का, छोटे घुटने, काले बाल और खूबसूरत हरी आंखों वाला एक छोटा सा बच्चा था। हैरी गोल चश्मे पहनता था जो कि काफ़ी स्कॉच टेप से जुड़ा हुआ था क्योंकि डडली हमेशा उसके नाक के ऊपर वार करता था। सिर्फ एक चीज़ थी जो हैरी को बेहद पसंद था उसकी सूरत में, और वो था एक बिजली कड़कने जैसा निशान उसके माथे पर। जितना उसे याद है, ये निशान हमेशा से ही था और उसकी ज़िंदगी में जो पहला सवाल उसने आंट पेटूनिया से पूछा था वो यही था कि उसे ये निशान मिला कैसे। उस कार एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारे माँ बाप मारे गए थे। और सवाल मत पूछा करो। सवाल मत पूछो, यही था डर्जलीज के खुशहाल जिंदगी का पहला नियम। जब हैरी किचन में अपना काम करने लगा तब अंकल वर्नॉन अंदर आए। अपने बाल सवाल लड़के। यही थे हैरी के लिए उनके दिन के पहले कुछ शब्द। हफ्ते में कम से कम एक बार तो वो अखबार के ऊपर से देखकर हैरी के ऊपर चिल्लाते ही थे कि उसके बाल बहुत बड़े हो चुके हैं। हैरी अपने बाल कई बार कटवा चुका था,
लेकिन वो हर बार तुरंत ही बढ़ जाते थे। हैरी उस वक्त अंडे बना रहा था जब डडली उसके माँ के साथ किचन में आया। डडली दिखने में काफ़ी हद तक अंकल वर्नॉन जैसा ही था। एक बड़ा सा गुलाबी चेहरा, थोड़ी सी गर्दन, छोटी छोटी नीली आंखें और घने सुनहरे बाल उसके चमचमाते मोटे माथे पर। आंट पेटूनिया कहती थी कि वो एक छोटे से देवदूत जैसा दिखता है, लेकिन हैरी का कहना था कि वो एक विग पहने पिग जैसा दिखता है। हैरी टेबल पर अपने बेकन और अंडे की प्लेट रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल था। टेबल पर भरे हुए गिफ्ट्स गिनते हुए डडली का चेहरा मुरझा गया। 36? पिछली बार से 2 कम है। उसने अपने माता पिता की तरफ देखकर कहा। डडली बेटा, आपने आंट मार्च के गिफ्ट तो गिने ही नहीं। ये रहे मम्मी डैडी के बड़े से गिफ्ट के नीचे। ठीक है, तो 37 हुए। डडली ने अपना लाल सा शक्ल फुलाते हुए कहा। हैरी, जिसे डडली के गुस्से से फटने वाला रूप दिख चुका था, जल्दी से अपना खाना खत्म करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डडली शायद पूरे टेबल को ही पलटने वाला था। शायद आंट पेटूनिया ने भी मुसीबत आते भांप ली थी, तो उन्होंने भी जल्दी से कहा, और हम तो और गिफ्ट्स खरीदेंगे आज बाहर घूमते वक्त। डडली अब सोचने लगा। शायद उसके लिए ये काफी मुश्किल काम था। कुछ देर बाद उसने कहा, तो मुझे मिलेंगे 36, 37, 39 मेरे बच्चे। आंट पेटूनिया ने कहा। ठीक है। डडली शांत हुआ और बैठकर एक बड़ा सा पार्सल पकड़ के खोलने लगा। हमारा बच्चा अपना काम निकलवाना जानता है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। शाबाश। उन्होंने डडली के सिर पर हाथ फेरा। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी और आंट पेटूनिया जवाब देने चली गई। जब अंकल वर्नॉन और हैरी डडली को अपना रेसिंग बाइक, वीडियो कैमरा, रिमोट कंट्रोल प्लेन, 16 नए वीडियो गेम्स और एक वीसीआर का पैकेट खोलते हुए देखने लगे। वो एक सुनहरे घड़ी का पैकेट खोल ही रहा था जब आंट पेटूनिया परेशान और नाराज हुए फोन रखे लौटी। बुरी खबर वर्नॉन, मिसेस फिक का पैर टूट गया है। वो आज ही से संभाल नहीं पाएंगी। उन्होंने अपने गुस्सैल आंखों से हैरी की तरफ देखा। डडली के शक्ल पर घबराहट थी, पर हैरी का दिल खुशी से झूम उठा। हर साल डडली के जन्मदिन पर उसके परिवार और दोस्त बाहर घूमने जाते हैं, एडवेंचर पार्क, हैमबर्गर रेस्टोरेंट और मूवी थिएटर जैसे कई जगहों पर। और हर साल हैरी मिसेस फिग के साथ पड़ा रहता है। मिसेस फिग एक पागल बूढ़ी औरत थी जिनका घर बस 2 गली छोड़ के ही था। हैरी को उनका घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर जगह से गोभी की बू आती थी और मिसेस फिग उनके हर पालतू बिल्ली की तस्वीर देखने पे हैरी को मजबूर करती थी, जो कभी न कभी उनके पास हुआ करती थी। अब क्या? उन्होंने हैरी की तरफ गुस्से से देखा, जैसे कि ये सब उसी का किया धरा हो। हैरी को पता था कि उसे मिसेस फिग के लिए बुरा लगना चाहिए, लेकिन ये और मुश्किल बन जाता था जब उसे ये याद आता था कि अब पूरे 1 साल लग जाएंगे उसे फिर से टेबल्स, स्नोई, मिस्टर पॉज और टफ्टी से दोबारा मिलने के लिए। हम मर्च को बुला सकते हैं यहाँ। अंकल वर्नॉन ने सुझाव दिया। बेवकूफों जैसी बातें मत करो वर्नॉन, उसे इस लड़के से नफरत है। डर्सलीज हैरी के सामने ही ऐसे बातें किया करते थे, मानो वो वहां था ही नहीं, या शायद कोई गंदा सा कीड़ा मकोड़ा हो जिसे ये सब समझ में ना आता हो। तुम्हारी दोस्त कैसी रहेगी? क्या नाम था उसका? इवोन। वो छुट्टियों पे मयोका गई हुई है। आप मुझे यही छोड़ सकते हैं? हैरी ने कहा, ये सोचकर कि अगर वो घर पे रहेगा तो टीवी पे अपना मनपसंद शो देख पाएगा, या शायद चुपके चुपके डडली के कंप्यूटर पे थोड़ा हाथ आजमा ले। अब आंट पेटूनिया की शक्ल को देखकर ऐसा लगा कि उन्होंने शायद कोई खट्टा सा नींबू चबा लिया हो और वापस आकर देखे कि पूरा घर ही बर्बाद हो चुका है। आंट पेटूनिया भड़क उठी। मैं घर बर्बाद नहीं करता, हैरी ने कहा, पर उसकी बातें अनसुनी रह गई। शायद हमें उसे जू ले जाना ही पड़ेगा, आंट पेटूनिया ने धीरे से कहा। और उसे उस कार में छोड़ जाएंगे। वो एक नई कार है पेटूनिया, वो उस कार में अकेले नहीं बैठेगा। डडली जोर जोर से रोने लगा। असल में वो रो नहीं रहा था, अब कई साल हो चुके थे उसे सच में रोए हुए, पर अभी उसे पता था कि अगर वो रोने वाला शक्ल बनाता है
तो उसकी माँ उसे हर वो चीज दिलाएंगी जो वो चाहता है। अरे मेरा बच्चा बाबू लो रहा है, मम्मी आपके स्पेशल डे को बिल्कुल खराब नहीं होने देंगी। उन्होंने डडली को बाहों में लेकर कहा। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ आए। वो रोते रोते बोलने लगा। वो हमेशा सब कुछ खराब कर देता है। और अपनी माँ के बाहों के बीच में से हैरी को एक शैतानी भरा मुस्कान देने लगा। ठीक उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, वो लोग आ गए। आंट पेटूनिया ने जल्दबाजी में कहा, और अगले ही पल डडली का बेस्ट फ्रेंड पियर्स पोकस अपनी माँ के साथ अंदर आ चुका था। पियर्स एक पतला सा बच्चा था जिसकी शक्ल मानो किसी चूहे जैसी थी। वो लड़का आमतौर पर जब डडली किसी को परेशान करता था तब उस बच्चे का हाथ पीछे से पकड़ने का काम करता था। डडली ने तुरंत ही रोने का नाटक बंद कर दिया। आधे घंटे बाद हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में डडली और पियर्स के साथ डर्जलीज के गाड़ी में बैठा हुआ था और जिंदगी में पहली बार चिड़ियाघर देखने जाने वाला था। उसके अंकल और आंट उसे ले जाने के अलावा कुछ और सोच नहीं पाए, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले अंकल वर्नॉन ने हैरी को कोने में ले जाकर सावधान किया। मैं बता रहा हूं तुझे लड़के, कान खोल के सुन ले। कुछ भी अनाप शनाप उल्टा सीधा कांड किया तो उस सीढ़ियों के नीचे क्रिसमस तक बंद रहेगा। हैरी के चेहरे के सामने अपना बड़ा सा गुलाबी चेहरा लेकर वो कहने लगी। मैं कुछ नहीं करने वाला, वादा करता हूं। हैरी ने कहा, लेकिन अंकल वर्नॉन ने उस पर भरोसा नहीं किया। कोई भी नहीं करता था। असल में बात यह है कि हैरी के आसपास कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है और उसमें हैरी का हाथ नहीं है, ये डर्जलीज को समझाना नामुमकिन था। एक बार ऐसा हुआ था कि आंट पेटूनिया इस बात से थक चुकी थी कि हैरी नाई के पास तो बाल कटाने जाता है लेकिन लौटता ऐसे है कि मानो बालों के साथ कुछ किया ही ना हो। तो उस बार उन्होंने किचन से कैंची लेकर अपने हाथों से हैरी के बाल इतने छोटे काट दिए थे कि सामने के बालों को छोड़कर वो करीब करीब गंजा ही हो चुका था। सामने के बाल बस इसीलिए छोड़ दिए थे ताकि वो गंदा सा निशान ना दिखे। डडली हैरी को देखकर हंसी से लोटपोट हो गया। हैरी भी उस रात ठीक से सो नहीं पाया था, यही सोचकर कि कल जब वो स्कूल जाएगा तो बाकी बच्चे उस पर कितना हंसेंगे। वैसे भी वो उसके ढीले ढाले कपड़े और टेप से जुड़े चश्मों के ऊपर मजाक तो उड़ाते ही थे। पर अगली सुबह जब वो उठा तो उसके बाल बिल्कुल पहले जैसे थे। इस वजह से उसे हफ्ते भर उस छोटे से कमरे में गुजारने पड़े, जबकि उसने समझाने की पूरी कोशिश की कि उसे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, इतने जल्दी उसके बाल कैसे बढ़ गए। एक बार ऐसा भी हुआ था कि आंट पेटूनिया हैरी को डडली का एक पुराना सा ऑरेंज पफ बॉल वाला ब्राउन कलर का स्वेटर पहनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार हैरी को पहनाते वक्त वो छोटा होने लगा। अंत में ये इतना छोटा हो गया कि बस एक हाथ पुतले को ही फिटा सके। उस बार हैरी सजा से बच गया था, क्योंकि ये बात तो साफ जाहिर था कि हैरी को पुतले के साइज का कपड़ा फिट नहीं आने वाला, और आंट पेटूनिया ने भी यही मान लिया था कि बार बार धोते हुए ये कपड़ा सिकुड़ गया होगा। पर एक बार तो वो बहुत बड़े मुश्किल में फंस गया था जब वो स्कूल की किचन के छत पर चिमनी पर पाया गया था। हर दिन की तरह उस दिन भी डडली का गैंग उसके पीछे पड़ा हुआ था, और हर किसी की तरह हैरी भी चौंक गया था जब उसने अपने आप को चिमनी के ऊपर पाया था। उस दिन हैरी के हेडमिस्ट्रेस ने काफी बड़ा शिकायत भरा खत भेजा था कि हैरी स्कूल बिल्डिंग्स पर चढ़ता रहता है। लेकिन हैरी का कहना यह था जैसा कि वो अपने छोटे से कमरे के दरवाजे से चीख चीख कर अंकल वर्नॉन को बता रहा था कि उसने तो बस डडली से पीछा छुड़ाने के लिए किचन के बड़े बड़े कचरों के डिब्बों के पीछे छुपने के लिए छलांग लगाई थी। उसने यही मान लिया था कि बीच रास्ते में हवा का झोंका आकर उसे उड़ा ले गया होगा। लेकिन आज कुछ गलत नहीं हो सकता। आज डडली और पियर्स के साथ रहने से भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक ऐसा दिन जब वो स्कूल में नहीं था, अपने छोटे वाले कमरे में भी नहीं था, और मिसेस फिग के बदबूदार कमरे से भी दूर था। गाड़ी चलाते हुए अंकल वर्नॉन आंट पेटूनिया से शिकायतें कर रहे थे। शिकायत करना शायद उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद था। शिकायत करने में उनके कुछ मनपसंद विषय थे
काम पे जाते हुए लोग और हैरी, काउंसिल के लोग और हैरी, बैंक और हैरी, यही थे उनके कुछ मनपसंद विषय। आज विषय था मोटरसाइकिल। ओह, ये पागलों की तरह गाड़ी भगाते बदमाश लड़के। अंकल वर्नॉन भड़क उठे जब एक तेज मोटरसाइकिल उन्हें ओवरटेक करके आगे चला गया। आज मुझे एक मोटरसाइकिल का सपना आया था और वो उड़ रहा था। हैरी बोल उठा। अंकल वर्नॉन लगभग एक सामने खड़े गाड़ी को ठोकर मारने ही वाले थे। वो अपने सीट से पीछे मुड़े और हैरी पर चिल्लाए। मोटरसाइकिल उड़ नहीं सकते। उनका चेहरा एक मूंछों वाला बड़े से बीट जैसा लग रहा था। डडली और पियर्स हंसी से लोटपोट हो गए। मुझे पता है, वो बस एक सपना था, हैरी ने कहा। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे इस बात का जिक्र करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस चीज़ से डर्जलीज को उसके सवाल पूछने की आदत से भी ज़्यादा नफरत थी, वो था उसकी ऐसी बातें जो आमतौर पर नहीं हो सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सपना था या कार्टून। उन्हें लगता था कि इन सब बातों से उसे कुछ भयानक तरकीबें मिल सकती हैं। वो एक सुनहरा शनिवार था और चिड़ियाघर लोगों से भरा हुआ था। अंदर आते हुए डर्जलीज ने डडली और पियर्स को बड़े बड़े चॉकलेट आइसक्रीम्स खरीद के दिए, लेकिन अंत में बस इसलिए कि हैरी को छुपाने से पहले ही आइसक्रीम बेचने वाली औरत ने मुस्कुराकर हैरी को ये पूछ लिया था कि उसे क्या चाहिए, तो उन्होंने हैरी को एक सस्ता सा लेमन आइस पॉप खरीद के दिया। लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं था। हैरी सामने खड़े एक सर खुजाते गोरिल्ला को देख रहा था जो काफ़ी हद तक डडली जैसा लग रहा था, बस सुनहरे बालों की कमी थी। हैरी के लिए आज का दिन एक बेहतरीन दिन था, पर कुछ देर से वो डर्जली परिवार से थोड़ा दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डडली और पियर्स, जो कि लंच टाइम तक जानवरों को देख देख कर बोर हो चुके थे, कहीं हर दिन की तरह अपना मनपसंद गेम हैरी को पीटोना शुरू कर दे। उन लोगों ने चिड़ियाघर के रेस्टोरेंट में ही दोपहर का खाना खा लिया, और जब डडली अपने नेकरबॉकर ग्लोरी में आइसक्रीम कम होने के कारण सबको परेशान करने लगा, तब अंकल वर्नॉन ने उसे एक नया खरीद के दिया और पुराना वाला हैरी को दे दिया ख़त्म करने के लिए। हैरी को इसके बाद से ही लगने लगा कि शायद ये खुशकिस्मती और ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। लंच के बाद वो लोग रेप्टाइल हाउस घूमने गए। ये जगह काफ़ी ठंडी थी और रोशनी काफ़ी कम था, और छोटी छोटी खिड़कियाँ थी दीवारों पर। कांच के दीवारों के पीछे हर तरह के छिपकली और सांप रेंग रहे थे। डडली और पियर्स सबसे बड़े जहरीले कोबरा और मोटा खूंखार पाइथन देखने चले गए। डडली को जल्द ही सबसे बड़ा वाला सांप दिख गया। ये सांप इतना बड़ा था कि अंकल वर्नॉन के गाड़ी के ऊपर अपना शरीर 2 बार लपेट के उस गाड़ी की धज्जियां उड़ा सकता था। लेकिन अभी वो सांप आराम फरमा रहा था। डडली अपने नाक लगाए कांच के दीवार के उस पार उस बादामी कुंडली को देखता रहा। उठाओ उसे, डडली ने अंकल वर्नॉन को कहा। अंकल वर्नॉन ने अपनी उंगलियों से कांच के दीवार पर खटखटाया, पर वो सांप हिला भी नहीं। फिर से करो, डडली चिल्लाया। अंकल वर्नॉन ने अब दीवार को जोर से खटखटाया, पर वो सांप सोता ही रहा। ये कितना बोरिंग है। डडली मायूस होकर वहां से चला गया। अब हैरी उस टैंक के सामने आया और ध्यान से उस सांप को देखने लगा। वो ज़्यादा हैरान भी नहीं होता अगर वो सांप बूढ़ होते होते वही मर गया हो तो। कोई साथी नहीं, बस बेवकूफ़ से लोग कांच के दीवार पर तबला बजाते हुए। ये तो उसके सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे से भी बदतर था, जहाँ बस आंट पेटूनिया ही थी जो सुबह सुबह नींद खराब करने के लिए आ जाती थी। उस सांप ने अचानक अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे अपना सर उठाने लगा, और तब तक उठाता रहा जब तक उसकी आंखें हैरी से मिल नहीं जाती। उसने आंखें मूंद के इशारा किया। हैरी कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर अपने चारों ओर देख के कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा, उसने भी आंखें मूंद के इशारा किया। उस सांप ने अपना सर अंकल वर्नॉन और डडली की तरफ घुमाया और फिर छत की तरफ देखने लगा, जिसका मतलब हैरी के लिए साफ था। ये तो हर दिन की बात है, मैं समझ सकता हूँ। जबकि उसे पक्का यकीन नहीं था कि उसकी आवाज़ इस कांच के दीवार को पार करके
उस सांप तक जा भी रही है या नहीं। ये लोग बहुत परेशान करते हैं तुम्हें, है ना? सांप ने सिर हिलाकर सहमति दी। हैरी ने पूछा, तुम आए कहाँ से हो? उस सांप ने अपनी पूंछ से एक साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया जो कांच के दीवार के ठीक बगल में ही था। बोआ कंस्ट्रिक्टर, ब्राजील। क्या वो जगह मजेदार थी? सांप ने फिर से उस साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया। लिखा हुआ था, यह सांप चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ है और पाला गया है। ओह, समझ गया। तो तुम वहां कभी गए ही नहीं? जैसे ही उस सांप ने सिर हिलाया, हैरी के पीछे से एक तेज आवाज आई जो उन दोनों को चौंकाने के लिए काफी था। डडली, मिस्टर डर्सली, ये देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे ये सांप क्या कर रहा है। डडली भागता हुआ आया। रास्ते से हट। हैरी को एक जोर से मुक्का मारते हुए वो आगे बढ़ गया और हैरी इस अचानक से वार से जोर से जाकर कंक्रीट के जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चल पाया। अब तक तो पियर्स और डडली कांच के दीवार से चिपके हुए थे। दूसरे ही पल वो पीछे आ गए, डरे हुए, चिल्लाते हुए। हैरी जमीन पर बैठा हुआ हाफने लगा। उस बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर के टैंक के कांच का दीवार गायब था। वो बड़ा सा सांप अभी अपना कुंडली तेजी से खोल रहा था। अब वो जमीन पर रेंग रहा था। रेप्टाइल हाउस में आए लोग डर के मारे एग्जिट की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो हैरी के पास से गुजरा, हैरी को साफ सुनाई दिया। एक हल्की सी हिस जैसी आवाज में उस सांप ने कहा, ब्राजील, लो मैं आया। थैंक्स सभी को। रेप्टाइल हाउस के सुरक्षा कर्मचारी हैरान थे। उनका बस एक ही सवाल था, कांच कहाँ गया? चिड़ियाघर के डायरेक्टर आंट पेटूनिया को चाय पिलाते हुए बस माफी मांगे जा रहे थे। पियर्स और डडली बस बड़बड़ा रहे थे। जितना हैरी ने देखा था, इस सांप ने कुछ भी नहीं किया था। बस मजे से खेलते हुए लोगों के जूतों के बीच में से निकलता चला गया। लेकिन जब सब लोग वापस अंकल वर्नॉन की कार में आ गए, डडली उन्हें बता रहा था कि कैसे वो सांप उसके पैर को दबोचने ही वाला था, और पियर्स बता रहा था कि कैसे वो सांप उसे जकड़ के मारने वाला था। लेकिन जो सबसे ज्यादा बुरा हुआ वो ये कि पियर्स शांत हुआ और सबको बताने लगा, और हैरी उस सांप से बात कर रहा था, है ना हैरी? अंकल वर्नॉन ने पियर्स के जाने तक का इंतजार किया। उसके बाहर जाते ही वो हैरी की तरफ मुड़े और गुस्से से उसे घूरने लगे। वो इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। जाओ कमरे में, कोई खाना नहीं। और कुर्सी पर धप से बैठ गए। आंट पेटूनिया दौड़ी भागी उनके लिए एक बड़े से ग्लास में ब्रांडी भर के लाई। हैरी अपने अंधेरे से कमरे में सोता रहा। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी उसे वक्त का बिल्कुल पता नहीं था। और उसे ये भी पता नहीं था कि डर्सलीज अभी तक सो गए हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक डर्सलीज सो नहीं जाते, हैरी किचन में जाकर अपने लिए कुछ खाना चुराने का रिस्क नहीं ले सकता था। अब पूरे 10 साल बीत चुके थे हैरी को डर्सली परिवार के साथ बिताते हुए। पूरे 10 भयानक साल। जब से उसने होश संभाला है, उसे यही याद है। जब वो बहुत छोटा था, उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन उसे किसी कार में बैठना याद नहीं आता। कभी कभी वो अपने कमरे में बैठकर दिमाग पे जोर देता है याद करने के लिए, तो उसे कुछ अजीब से ख्याल याद में आते हैं। एक आंखें धुंधलाने वाली हरी सी रोशनी और एक भयानक जलने का दर्द उसके माथे पर। इसी घटना को वो उस कार एक्सीडेंट का घटना मान लेता है, लेकिन कभी भी ये साफ नहीं हुआ कि वो हरी सी रोशनी कहाँ से आ रही थी। उसे अपने माता पिता का चेहरा तक याद नहीं था। उसके अंकल और आंट कभी भी उनका जिक्र नहीं करते थे घर में, और हैरी को सवाल पूछना मना था। इस घर में उनकी कोई तस्वीर तक नहीं थी। जब वो बहुत छोटा था, तब उसे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई दूसरे रिश्तेदार एक दिन आएंगे और उसे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। डर्सलीज ही उसके एक लौते रिश्तेदार थे। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं घटती है, या शायद उसे वहम होता है
कि रास्ते पर चलते कई लोग उसे जानते हैं। बहुत ही अजीब से अनजान लोग भी शामिल थे उसमें। जब एक बार वो आंट पेट्यूनिया और डडली के साथ शॉपिंग पे निकला था, बैंगनी रंग का कपड़ा पहने एक नाटे से आदमी ने उसे देखकर अपना सिर झुका लिया। जब हैरी ने आंट पेट्यूनिया से पूछा कि वो उस आदमी को जानता है कि नहीं, तब आंट पेट्यूनिया तेजी से बिना कुछ खरीदे उस दुकान से निकल गई। एक बूढ़ी औरत जो दिखने में थोड़ी जंगली थी और हरे कपड़े पहने बस में बैठी हुई थी, उन्होंने हैरी को देखकर मुस्कुराया और फिर हाथ हिला के इशारा किया। एक बैंगनी रंग का कोट पहने गंजे से आदमी ने तो हैरी से हाथ तक मिलाया था और बिना कुछ कहे वो चले भी गए। और जो बात इनमें सबसे ज़्यादा अजीब थी वो ये कि दूसरी बार जब हैरी उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो गायब हो जाते हैं। स्कूल में हैरी का कोई साथी नहीं था। हर किसी को पता था कि डडली के गैंग को ओवरसाइज कपड़े पहनने वाला और टेप से जुड़े चश्मे पहनने वाला अजीब सा हैरी पॉटर खास पसंद नहीं था और किसी को भी डडली के गैंग से पंगा लेना अच्छा नहीं लगता था।